टाइप्स ऑफ कंडक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ कंडक्टर्स में दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जांपल है मेटल्स। और मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटालिक वायर्स होते हैं वो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं। उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है मेटालिक कंडक्टर्स में। तो इसका एग्जांपल हो गया मेटल, और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करेगा। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, तो जैसे एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैं नमक के पानी को अगर घोल दूँ तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आयंस होते हैं। तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को हम लोग किस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए एक सॉल्यूशन हमने लिया है और इस सॉल्यूशन में दो प्लेट्स हमने इस तरीके से रख दी है, और इन प्लेट्स को बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से, ये प्लस ये माइनस टर्मिनल, और इससे हमने कनेक्ट कर दिया। जो प्लेट रखी हुई है सॉल्यूशन में उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने L रखी है, और जो इन प्लेट्स का एरिया है वो हमने A रखा है। अब इस सॉल्यूशन में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा L के। जो रेजिस्टेंस होगा इस सॉल्यूशन में वो प्रोपोर्शनल होगा L के। ऐसा क्यों होगा? प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो आयंस को पहुंचने में मुश्किल होगी, आयंस को पहुंचने में देर लगेगी, और प्लेट के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी आयंस आसानी से प्लेट पर पहुंच पाएंगे। तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा करते जाएंगे, अगर हम लोग L को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा? इंक्रीज़ होगा। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब अगर हम लोग एरिया ऑफ प्लेट की बात करें तो एरिया हमारा जितना ज़्यादा होगा आयंस का टारगेट पे पहुंचना उतना ही इजी होगा। आयंस का हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो प्लेट्स पे होगी वो ज़्यादा होगी। तो एरिया जितना ज़्यादा होगी, हिट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसे हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स या एरिया ऑफ प्लेट्स। अब अगर इन दोनों को मिला के मैं लिख दूँ तो इट विल बी R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूँ तो हमें मिलेगा
एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R इक्वल्स टू रो L बाई A। ये वही फॉर्मूला है जो मेटालिक कंडक्टर के केस में आता है, वहाँ भी यही चीज़ आती है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में भी यही चीज़ आती है। तो जो रो होता है, इस रो को हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। और इस L बाई A को अपन लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L बाई A, L इज द लेंथ, A इज द एरिया। अब अगर सेल कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो मीटर और सेंटीमीटर, और एरिया के लिए अगर हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो हमने क्या देखा, प्लेट की डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो आयंस की पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो ज़्यादा कंडक्टिविटी रहेगी, तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एरिया ऑफ द प्लेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही हीटिंग एरिया ज़्यादा रहेगा और आयंस का पहुंचना इजी रहेगा। प्लेट्स पे आयंस ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, तो एरिया ज़्यादा, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ द प्लेट्स। इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, यहाँ से हमारे पास आ गया रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, R रेजिस्टिविटी, L बाई A को सेल कांस्टेंट बोलेंगे, और सेल कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब अगर हम लोग यहाँ पर 1/R कर दें तो इसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ G, और इस G का मतलब है कंडक्टेंस। R इज़ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, और इसकी अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा दैट इज़ ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स। तो यूनिट्स यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यूनिट से हमें आइडिया हो जाएगा रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो हमने देखा था R इक्वल्स टू रो L बाई A, और यहाँ पर अगर इस यूनिट को कट कर देंगे तो मीटर आ जाएगा, और रेजिस्टेंस ओम और सेंटीमीटर या ओम मीटर। तो यहाँ पर रो को हम लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब अगर हम लोग वन बाई रो कर दें तो इसे हम बोलेंगे K, और ये था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो हमारा यूनिट है ओम सेंटीमीटर, और अगर हम इसके लिए यूनिट लिखेंगे तो दैट विल बी ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की। टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करेंगे। अगर मेटालिक कंडक्टर के केस में हम लोग देखें तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग मेटालिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मेटालिक कंडक्टर के केस में ये वायर है, तो वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर्स बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन्स को एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो बची हुई यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं कर्नेल, या एटम्स का जो मूवमेंट होता है वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के में वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। मेटालिक कंडक्टर के केस में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी आयंस की इंक्रीज़ हो जाती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स तो स्ट्राइकिंग रेट जो आयंस इलेक्ट्रोड पर या प्लेट पे पहुंच रहे थे उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, प्लेट्स पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो स्ट्राइकिंग रेट बढ़ जाएगा, स्ट्राइकिंग रेट बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ाने से, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अब हम लोग देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा एम से। मोलर कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके लिए जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। कैसे बोलते हैं इसे? इट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ VmL solution containing VmL solution containing 1 mole electrolyte. If electrodes are placed at sufficiently large distance, मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आता है दैट इज K इंटू V। K इज़ द कंडक्टिविटी एंड V जो हम यहाँ पर लेंगे दैट इज़ इन ml। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, डेल्टा M इक्वल्स टू K इंटू V, और जो ये V है ये इट शुड बी इन ml। तो ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मोलैरिटी की बात करें, कैपिटल M दैट इज़ द मोल पर लीटर। अब इस डेफिनेशन में हमने जो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन ली है दैट इज़ 1 मोल, तो N इक्वल्स टू 1। V लीटर को अगर हम चेंज करें ml में तो V लीटर इंटू 1000, ऊपर पे भी 1000 का मल्टीप्लाई कर दें
तो ये नीचे आ गया VmL और ये 1000। अब अगर यहाँ से हम VmL देखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बाई कैपिटल M। अब इस VmL को अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें तो ये हो जाएगा K इंटू 1000 बाई M। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला आ गया दैट इज द K इंटू 1000 अपॉन M। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, K की और M की। अगर K कंडक्टिविटी हमें पता हो और कंसंट्रेशन पता हो, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन हमने लिया होगा इलेक्ट्रोलाइट का, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। K को अगर हमें पता करना है तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी, और यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे तो 1 बाई आर एल बाई ए। एल हमें पता होगा, ए हमें पता होगा, रजिस्टेंस हमें पता होगा, तो यहाँ से हम के कैलकुलेट कर लेंगे। के कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता होगा हमें, और हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो जो कंडक्टिविटी की यूनिट थी वो थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी की यूनिट अगर हम लिखेंगे दैट इज मोल पर लीटर। लीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो दैट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर कंडक्टिविटी में अगर किसी भी कंडक्टिविटी की यूनिट में मोल आ रहा है तो वहाँ से हम ये आइडिया लगा लेंगे कि अपन मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया मोलर कंडक्टिविटी के केस में, K इंटू वी, मोलैरिटी से हमने VmL को निकाल कर फॉर्मूले में रख दिया। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया K इंटू 1000 बाई कैपिटल M दैट इज मोलैरिटी। तो यहाँ से अगर हमें कंडक्टिविटी पता हो, मोलैरिटी पता हो, तो लैम्डा M वी कैन फाइंड आउट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर लैम्डा ई से। लैम्डा ई दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो कंडक्टिविटी ले रहे हैं हम, यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ले रहे हैं, वहाँ पर 1 मोल की कंडक्टिविटी ले रहे थे। इट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ VmL सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज लैम्डा ई इक्वल्स टू K इंटू वी और V इन ml। अब अगर यहाँ पर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन V दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट E अपॉन V इन लीटर दैट इज नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट हमने ले लिया है 1 दैट इज 1 V इन लीटर। लीटर को ml में चेंज करना है, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिल गया V इन ml एंड 1000। VmL को अगर लिखेंगे तो हम लिख देंगे 1000 अपॉन n। इस VmL को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा K इंटू 1000 बाई n। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब लैम्डा ई और लैम्डा एम में देखें तो क्या डिफरेंस आता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में नॉर्मेलिटी आती है, मोलर कंडक्टिविटी के केस में कैपिटल एम वहाँ पर आता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के केस में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के बारे में है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में 1 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में है।
तो अपन लोग अभी चेक करेंगे लैम्डा ई और लैम्डा एम में क्या रिलेशन है। तो लैम्डा ई को कैसे कैलकुलेट करा हमने, लैम्डा इक्वल्स टू के इंटू वी, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वी को एम में चेंज कर लिया, वी एम हमने निकाला 1000/n, वी एम की जगह पुट कर दिया, आ गया लैम्डा ई इक्वल्स टू के इंटू 1000/n। रिलेशन देख रहे हैं हम लोग लैम्डा एम और लैम्डा ई में। तो लैम्डा एम को हमने क्या लिखा था, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा ई था हमारा के इंटू 1000/m। लैम्डा ई इज हेयर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इंटू 1000/n। ठीक है ना। अब अगर हम इसे करें लैम्डा ई अपॉन लैम्डा एम, अगर हम यहाँ पर चेकआउट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी। तो यहाँ से लैम्डा ई अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो मोलैरिटी होती है नॉर्मेलिटी के साथ रिलेटेड होती है, दैट इज नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। इसको अगर यहाँ पर हम पुट कर दें तो ये लैम्डा ई आ जाएगा लैम्डा एम अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी साल्ट के लिए एन फैक्टर, वैलेंस फैक्टर को एन फैक्टर भी बोलते हैं। तो किसी भी साल्ट के लिए हम लोग एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हम लोग देखेंगे। तो वैलेंस फैक्टर कैलकुलेशन, तो सबसे पहले वैलेंस फैक्टर कैलकुलेशन हम लोग फर्स्ट स्टेप पर देखेंगे साल्ट के लिए। तो वैलेंस फैक्टर साल्ट कैसे होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड। कैसे लेते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज दोनों में से किसी का एक का मैग्नीट्यूड। साल्ट के केस में ये होता है वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर। एग्जांपल अपना, जैसे हमने साल्ट लिया NaCl, तो इसका वैलेंस फैक्टर 1, MgCl2 वैलेंस फैक्टर 2, AlCl3 वैलेंस फैक्टर 3, Al2SO4 3, इसका वैलेंस फैक्टर 6। तो ये कैसे होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस अगर हम देखें, Al2SO4 होल 3 की ब्रेक होगा तो ये हमारा बनेगा 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इधर पॉजिटिव, इधर ऑन कैटायन और एनायन, बट क्या उसका मैग्नीट्यूड लेना है। वैलेंस फैक्टर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से अगर हम Al2SO4 होल थ्राइस को देखेंगे तो इसका वैलेंस फैक्टर आ जाएगा 6। तो पॉजिटिव चार्ज देख लें या निगेटिव चार्ज देख लें, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा उसको कंपनसेट करने के लिए, और हमारे पास आ जाएगा वैलेंस फैक्टर ऑफ एनी साल्ट। अब अगर हमें लैम्डा एम कैलकुलेट करना है और लैम्डा ई दिया हुआ है तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी, दैट इज़ वैलेंस फैक्टर। अब अगर वैलेंस फैक्टर आयंस के केस में हम लोग देखेंगे तो आयंस के केस में वैलेंस फैक्टर जो होता है वो उस आयन पे जो चार्ज होता है वो उसका वैलेंस फैक्टर होता है। जैसे कैटायन पर कोई चार्ज होगा, जैसे अपने एग्जांपल देखते हैं,
Na प्लस वैलेंस फैक्टर 1, Mg2 प्लस वैलेंस फैक्टर 2, Al3 प्लस वैलेंस फैक्टर 3, SO4 माइनस 2 वैलेंस फैक्टर 2, PO4 माइनस 3 वैलेंस फैक्टर 3। तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा आयन पर वो उसका वैलेंस फैक्टर होगा विद मैग्नीट्यूड नॉट विद साइन, क्योंकि वैलेंस फैक्टर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यानी ये क्लियरली ऑब्जर्व्ड है कि अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई हो तो हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें वैलेंस फैक्टर का आइडिया है। अगर हम बोले कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी Mg+2, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी Mg+2 अपॉन वैलेंस फैक्टर तो अपॉन 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी से या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे? व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं। दिस इज R1, R2, R3, R4 और ये एक इसमें शंट लगा हुआ होता है। तो इसमें 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होती है। कोई एक रेजिस्टेंस अननोन होता है, इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और रिलेशन होता है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए जो एक अननोन R होता है, जो एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो व्हीट स्टोन की हेल्प से किसी भी अननोन रेजिस्टेंस या अननोन मेटालिक वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट हम कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ये तो हो गया हमारा मेटालिक वायर लगाकर कि हमने मेटालिक वायर लगा दिया और उसका रेजिस्टेंस पता कर लिया। अब अगर हमें व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? अब हमने मान लिया कि व्हीट स्टोन ब्रिज में जो एक आर्म है R4, तो R4 को रिप्लेस करके हम वहाँ पर सेल पुट कर देंगे। R4 की आर्म्स में हम अपना सेल पुट कर देंगे। ये जो सेल हमारे पास है, ये सेल, ये सॉल्यूशन में इस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स, ये प्लेट्स डिप हैं और इनके बीच की डिस्टेंस ये L है। एरिया ऑफ द प्लेट दैट इज़ A। तो R4 की जगह पर हम इस सेल को वहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो इन प्लेट्स को हमने सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, इस सेल को ले जाकर R4 की जगह प्लेस कर देंगे। जब हम वहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे तो जैसे R4 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता हो जाती थी, तो इस सिस्टम के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस हमें पता चल जाएगा तो रेजिस्टेंस की हेल्प से हमें R इक्वल्स टू रो L/A, L हमें नोन होगा, दैट इज़ L, A हमें नोन होगा, तो यहाँ से रो हमें पता चल जाएगा।
जब हमें रो पता चल जाएगा तो यहाँ से हमें कंडक्टिविटी पता चल जाएगी, और जब हमें यहाँ से कंडक्टिविटी पता चल जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000/m। अब यहाँ से हमें कंडक्टिविटी पता चल गई, तो जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन अगर मैं चेंज करता रहूँ तो हमें डेल्टा एम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन चेंज करने पर कैसे चेंज हो रही है, इसकी मैं स्टडी करता जाऊंगा। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इसकी स्टडी मैं कर पाऊंगा। तो कैसे किया हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, एक अननोन होता है, उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। उस रेजिस्टेंस अननोन की जगह हमने अपना सेल पुट कर दिया, एल पता है, ए पता है, यहाँ से हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गया तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी आ गई। जब कंडक्टिविटी आ गई तो वहाँ से मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ। अब अगर मोलर कंडक्टिविटी मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी की मैं स्टडी भी यहाँ से कर सकता हूँ। अब इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया, डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी, और हमें कैलकुलेट करा लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा लिया या कंडक्टिविटी कैलकुलेट करा ली। खोलराश लॉ का सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि ये वैलिड कहाँ पर है, तो ये वैलिड है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया है हमने, ठीक है ना, मीन्स कंसंट्रेशन टेंडिंग टू 0 और वॉल्यूम टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी जो पानी मिला दिया, बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया है, और जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो गई है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन खोलराश लॉ एप्लीकेबल है। क्या बोलता है खोलराश लॉ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कैटायंस एंड एनायंस। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl के लिए देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस। MgCl2 के लिए अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Mg+2 प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस। यहाँ पर जब हम इसे सॉल्यूशन में डालेंगे तो सॉल्यूशन में Mg+2 हो जाएगा और 2Cl माइनस, तो यहाँ पर हम 2 मेंशन करेंगे। 2 यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि MgCl2 जब पानी में जाएगा तो एक Mg+2 होगा और 2 आयंस कौन से होंगे, Cl माइनस। लैम्डा एम इनफाइनाइट Al+3 AlCl3 के लिए अगर हम लिखें तो लैम्डा एम इनफाइनाइट Al+3 प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस, और यहाँ पर 3 हम मेंशन करेंगे। लैम्डा एम इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसके लिए लिखेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट Al+3 प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट SO4 माइनस 2। तो यहाँ पर 2 को मेंशन करेंगे और यहाँ पर 3 को मेंशन करेंगे। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl के केस में हमने देखा
लैम्डा एम इनफाइनाइट MgCl2 के केस में हमने देखा, और लैम्डा एम के केस में हम हमेशा कोफिशिएंट को उसके साथ में लिखेंगे। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी के केस में हम लोग हमेशा कोफिशिएंट्स इंक्लूड करेंगे। लैम्डा एम इनफाइनाइट AlCl3, तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट Al+3 लैम्डा एम इनफाइनाइट Cl माइनस, लैम्डा एम इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस, तो 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट Al3+ प्लस 3 लैम्डा एम इनफाइनाइट SO4 माइनस 2। तो मोलर कंडक्टिविटी के केस में जो कोफिशिएंट्स होंगे हम उसे मेंशन करेंगे। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन वाइज देखें तो लैम्डा ई इनफाइनाइट हम जो अगर इसके लिए मेंशन करें तो लैम्डा ई इनफाइनाइट इक्वल्स टू लैम्डा ई इनफाइनाइट Na+, लैम्डा ई इनफाइनाइट Cl माइनस, लैम्डा ई इनफाइनाइट MgCl2 तो लैम्डा ई इनफाइनाइट Mg2+ प्लस लैम्डा ई इनफाइनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस। तो जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखेंगे तो उसके साथ हमारे कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक से एक ही प्रोड्यूस होता है। मोलर कंडक्टिविटी के केस में कोफिशिएंट मेंशन करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में कोफिशिएंट मेंशन नहीं करेंगे। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है कि लैम्डा एम इक्वेशन में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, लैम्डा ई के एक्सप्रेशन में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आएगा। अब लैम्डा ई के केस में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, लैम्डा एम के केस में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को हम लिखते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसे हम लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैम्डा ई इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस, लैम्डा ई इनफाइनाइट Al+3 लैम्डा ए इनफाइनाइट SO4 माइनस 2। ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आयन के लिए अगर हम Al+3 के लिए मोलर कंडक्टिविटी मेंशन करें तो दैट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Al+3, और वैलेंस फैक्टर यहाँ पर मेंशन करेंगे तो वैलेंस फैक्टर आयंस के केस में जो प्लस चार्ज होता था या माइनस चार्ज होता था उसका मैग्नीट्यूड होता था, तो ये हो जाएगा अपॉन 3। SO4 माइनस 2 के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट SO4 माइनस 2 वैलेंस फैक्टर 2। साल्ट के लिए अगर लैम्डा एम के लिए इक्वेशन लिखेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट Al2SO4 होल 3, और इसके लिए हम क्या लिखते थे, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैट आयन या टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एन आयन का मैग्नीट्यूड दैट इज 6। अब अगर मैं 6 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस, लैम्डा एम इनफाइनाइट Al+3 प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट SO4 माइनस 2। तो लैम्डा एम के केस में यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमें मेंशन करने होंगे। तो ये प्रूव हो गया कि लैम्डा ई के केस में हमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं, कोई भी कोफिशिएंट मेंशन नहीं करना है। लैम्डा एम के केस में हमें कोफिशिएंट्स मेंशन करने होंगे। अब खोलराश लॉ के केस में क्वेश्चन क्या बनता है, खोलराश लॉ के केस में हमें इक्वेशंस दे देते हैं, इक्वेशंस दे दी और उन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें डिजायर्ड साल्ट के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी।
इक्वेशंस दे देंगे। डिज़ायर्ड साल्ट के लिए हमें इक्वेशंस लिखकर उसकी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट वाया हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस करनी होंगी। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें दी हुई है ऑफ CH3CONA NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और HCl की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें दी हुई है तो इसे आयंस के फॉर्म में हम लिख लेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3CO माइनस प्लस लैम्डा E इनफाइनाइट Cl माइनस, इसको आयन के फॉर्म में लिख लेंगे लैम्डा E इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा E इनफाइनाइट Cl माइनस, HCl के लिए लैम्डा E इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा E इनफाइनाइट Cl माइनस। अब अगर हमें CH3COH के लिए फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो हम इन तीन की हेल्प से इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो ये अगर हमारी इक्वेशन आ गई 4 जो CH3COH के लिए हम लिखेंगे, तो अगर हमें 4 फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड कर देंगे 1 + 3 और उसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन है, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन आ जाएगी CH3COH के लिए। तो ये अगर इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम x4 मान लें तो x1 + x3 - x2, तो ये हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो जो तीन इक्वेशंस दी हुई हैं उनकी हेल्प से हम चौथे के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में हमें कोफिशिएंट मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हुई है CH3COA Ba की, BaCl2 की और HCl की, और कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी CH3COO होल ट्वाइस Ba, ये x1 दिया हुआ है, BaCl2 के लिए x2 दिया हुआ है, तो इसे आयन के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, दैट इज़ लैम्डा E इनफाइनाइट CH3CO माइनस प्लस लैम्डा E इनफाइनाइट Ba2 प्लस लैम्डा E इनफाइनाइट Ba+2 प्लस लैम्डा E इनफाइनाइट Cl माइनस, HCl के लिए लैम्डा E इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा E इनफाइनाइट Cl माइनस। अब हमें निकालना है लैम्डा E इनफाइनाइट CH3COOH, इसे मान लेते हैं 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड ये थर्ड इक्वेशन। अब अगर इसे हम फाइंड आउट करना चाहें तो फिर अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही पूछ रहा है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, तो ये बिल्कुल सेम पहले की तरह रहेगा। हमें CH3COH फाउंड करना है तो यहाँ से हमें आ जाएगा ये एनायन का पार्ट और ये पार्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट और 3 को अगर 4 हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन, तो 4 में फर्स्ट और 3 को ऐडअप करना पड़ेगा, फिर माइनस सेकेंड को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x4 = x1 + x3 - x2। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ को इस टाइप से माइनस करके हम जो डिज़ायर्ड इक्वेशन है उसके लिए निकाल लेते हैं। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात थी। यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं आ रहे थे,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। CH3COO होल ट्वाइस Ba के लिए, BaCl2 HCl के लिए, और हमें निकालना है CH3COOH के लिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, यहाँ पर कोफिशिएंट्स फीचर में आएंगे। ओके, तो हमें दी हुई है लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO होल ट्वाइस Ba, ये दिया हुआ है हमें x1, आयंस के फॉर्म में लिख लेते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Ba2 प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट BaCl2 that is x2 lambda m infinite Ba plus 2 plus 2 lambda m infinite Cl minus HCl के लिए lambda m infinite HCl that is x3 lambda m infinite H plus lambda m infinite Cl माइनस। अब हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COOH। तो CH3CO माइनस यहाँ पर इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। ये Ba+2 था तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा 2, तो ये कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी की बात है, ठीक है ना। तो अब अगर हमें इसे ऐड करना है और हमें चाहिए CH3CO-1 चाहिए हमें, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट को अपन डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा x4। तो x4 के लिए फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर लिया और 3 को ऐड कर लिया। अब सेकेंड वाले को हमें माइनस करना है। अब सेकेंड वाले को हमें माइनस करना है, लेकिन ऊपर हमने फर्स्ट वाले को सेकेंड से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हमें Ba+2 को भी हाफ करना पड़ेगा। तो इसको भी हम सेकेंड वाले को डिवाइड करेंगे 2 से। क्या करना है, जो 3 इक्वेशन दी हुई है उसे ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें फोर्थ वन उससे फाइंड आउट हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा x4 इक्वल्स टू x1/2 प्लस x3 माइनस x2/2। तो ये मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी के केस में हमेशा कोफिशिएंट मेंशन करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में कोफिशिएंट मेंशन नहीं करने होंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट होलराश लॉ।